चलिए आज हम लोग अब पढ़ेंगे क्लास 12 का। किसका पढ़ेंगे? क्लास 12 का। बोलिए आप लोग हैं यहाँ पे? तो आज हम लोग क्लास 12 का पढ़ेंगे केमिस्ट्री। और क्लास 12 का हम लोग अगर केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसका पहला जो चैप्टर है उसका नाम है ठोस अवस्था। यानी कि हमने पहले ही कहा था कि क्लास 12 का भी पूरा वीडियो बनाया जाएगा और आप लोग देख लीजिए। आज केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का, जिस चैप्टर का नाम है क्या चीज? ठोस अवस्था। पहला चैप्टर यही ना है जी? ठोस अवस्था। इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है ठोस अवस्था से क्लास 12 में। तो आज हम लोग इसी का अध्ययन करेंगे। आप लोग 12वां क्लास में यानी कि क्लास 12 के जितने भी बच्चे हैं उन लोगों के केमिस्ट्री में आज हम लोग पहला चैप्टर जो है जो ठोस अवस्था है उसका इंट्रोडक्शन के साथ साथ कुछ बातों को हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है ना? और फिर सिलसिलेवार तरीके से इसी तरह से आप लोगों की पढ़ाई जारी रहेगी। तो आइए ठोस पदार्थ में, ठोस अवस्था में, यानी कि हम लोग पदार्थ की अगर चर्चा करें तो पदार्थ का मुख्य रूप से 3 अवस्था है। कितना अवस्था है? 3। अगर हम लोग पदार्थ बोले तो पदार्थ को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं मैटर। क्या बोलते हैं? मैटर। मैटर मीन्स क्या होता है? पदार्थ। तो मैटर जो है, पदार्थ जो है, मुख्य रूप से उसकी 3 अवस्था है। पहली अवस्था को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? ठोस। क्या बोलते हैं? ठोस। दूसरी अवस्था को हम लोग बोलते हैं द्रव। तीसरी अवस्था को हम लोग बोलते हैं गैस। ये इसका मुख्य रूप से 3 अवस्था है पदार्थ का। ठोस को अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग क्या चीज? सॉलिड। द्रव को अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग क्या चीज? लिक्विड। और गैस को अंग्रेजी में गैस ही बोलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये पदार्थ की मुख्य रूप से कितनी अवस्थाएं हैं? 3। ये पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं हैं। लेकिन ऐसे इसकी एक चौथी अवस्था भी है और 5वीं अवस्था भी है। समझे कि नहीं? तो चौथी अवस्था की अगर हम लोग जिक्र करेंगे तो देखिए, ठोस को बहुत ध्यान से समझिएगा। ठोस को अगर हम लोग गर्म कर दे तो वह क्या चीज में बदल जाता है? द्रव में। द्रव को और अत्यधिक गर्म कीजिएगा तो क्या चीज में बदल जाएगा? गैस में। क्या चीज बदल जाएगा? गैस में। अगर गैस को और अत्यधिक टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, बात समझ में आ रही है ना? जैसे ठोस को टेम्परेचर बढ़ाए तो क्या बन गया? द्रव। और द्रव का और टेम्परेचर बढ़ाए तो क्या बन गया? गैस। गैस के टेम्परेचर को और धीरे धीरे बढ़ाने लगेंगे तो जो उसकी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी वह उसका चौथा स्थिति उत्पत्ति होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोला जाता है उसको? प्लाज्मा। क्या बोला जाता है? प्लाज्मा। तो इसको हम लोग क्या बोलने लगेंगे? प्लाज्मा। चौथी अवस्था को क्या कहते हैं हम लोग? प्लाज्मा अवस्था। कौन सी अवस्था? प्लाज्मा अवस्था। यानी कि ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर यह अवस्था तैयार किया जाता है। किस अवस्था पर? बहुत ज्यादा। जब गैस को और ज्यादा तापमान दे करके और ज्यादा गैस में परिणत किया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा की अवस्था कहते हैं। जिसमें आपका उदाहरण के तौर पर सूर्य प्लाज्मा अवस्था में है। तारा किस अवस्था में है? प्लाज्मा अवस्था में है। सूर्य हो गया, तारा हो गया, ये सब किस अवस्था में पाए जाते हैं? प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। क्लियर हुआ? उसी प्रकार से अगर आप देखिएगा 5वां अवस्था की अगर हम लोग जिक्र करेंगे तो जब प्लाज्मा अवस्था को थोड़ा सा ठंडा कीजिएगा, है ना, टेम्परेचर को कम कीजिएगा तो वह गैसीय अवस्था में होगा। उसको और ठंडा कीजिएगा तो द्रव अवस्था में होगा। उसको और ठंडा कीजिएगा तो ठोस अवस्था में होगा। और उसका टेम्परेचर अगर और कम कर दीजिएगा, और ठंडा कर दीजिएगा, एक तो ठंडा है ये तो ठोस बन गया, उसको और ठंडा कीजिएगा तो उसका नाम है, जो 5वीं अवस्था है उसको हम लोग कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट।
क्या बोलते हैं? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसका नाम हो गया बीईसी। बी से क्या हो गया? बोस। बी से क्या हो गया? बोस। अच्छा, ये बोस क्या थे? तो दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही इस अवस्था का निर्धारण किया था, उन्होंने ही इस अवस्था के बारे में हम लोगों को बताया था। तो एक का नाम था जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस और एक का नाम था आइंस्टीन। उन्होंने ही यह इसके बारे में बताया था। इसके बारे में इस अवस्था के बारे में तो दोनों ने मिल करके जब इस अवस्था को बताया, तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। आ गया समझ में? तो ई से क्या हो जाएगा? तो ई से हो जाएगा आइंस्टीन। ई से क्या हो जाएगा? आइंस्टीन। और सी से क्या हो जाएगा? कंडेंसेट। क्या हो जाएगा? कंडेंसेट। क्लियर हो गया? तो इसका नाम हो गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। यह पदार्थ की मुख्य अवस्था नहीं है। चौथा और पांचवा जो हुआ, इसको हम लोग चौथी अवस्था कहते हैं, और इसको कैवा अवस्था कहते हैं? पांचवी। पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था। इस पदार्थ के तीन अवस्था मुख्य रूप से है। याद रखिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं, पदार्थ का मुख्य रूप से कितनी अवस्था है? तीन अवस्था, ठोस, द्रव, गैस। चौथी और पांचवी अवस्था जो है यह मुख्य अवस्था नहीं है। लेकिन ऐसे आपसे पूछा जाएगा कि पदार्थ की अवस्था बताइए तो 5, मुख्य अवस्था बताइए तो 3। समझ में आ रही है बात ना? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। हम लोगों को इस चैप्टर में मुख्य रूप से अध्ययन करना है ठोस का, क्योंकि आपको चैप्टर का नाम ही है क्या चीज? ठोस अवस्था। तो हम लोगों को पदार्थ के किस अवस्था पर 12th क्लास में अध्ययन करना है? ठोस अवस्था का। समझे कि नहीं? जरा हम लोग इसको ध्यान से समझते हुए थोड़ा अंतर को समझ लेते हैं। नहीं समझे मेरी बात है कि ठोस, द्रव और गैस में थोड़ा बहुत अंतर जो है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो जरा इसको ध्यान से समझेंगे, इन तीनों के बारे में अंतर को ध्यान से समझिए। देखिए ध्यान से, समझ में आ रही है बात? सबसे पहले हम लोग ठोस को देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं? ठोस को देख लेते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, ठोस में जो आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल किसके बीच में? तो वो जो ठोस बनते हैं तो वो कणों से मिलकर के बनते हैं। तो किस कणों से मिलकर के बनते हैं आप हमको बताइए। उसको हम लोग बोलते हैं अवयवी कण। अवयवी कण का मतलब क्या हो गया? परमाणु, अणु, आयन, ये सबको हम लोग कौन सा कण बोलते हैं? अवयवी कण। हम लोग जो ठोस अवस्था होता है या द्रव अवस्था बोलते हैं या गैस अवस्था बोलते हैं, ये किस आधार पर बोलते हैं? तो हम लोग इसको जो बोलते हैं अवयवी कण के व्यवस्था के आधार पर ही बोलते हैं। बात समझ आ गई ना? हम लोग जो पदार्थ की अवस्था पढ़ते हैं, ठोस, द्रव, गैस जो पढ़ते हैं, यह अवस्था कोई पूछेगा कि ये पदार्थ की जो हम लोग 3 अवस्थाओं की चर्चा जो करते हैं वह किसके आधार पर करते हैं? तो हम लोग बोलेंगे कि अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर। अवयवी कण क्या है? तो अवयवी कण जो है वह परमाणु, अणु, आयन, वही क्या कहा जाता है? अवयवी कण कहा जाता है। तो ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों में हम लोग अंतर समझेंगे। क्या समझेंगे? अंतर को समझेंगे बहुत ध्यान से। तो चूंकि देखिएगा, ठोस इसलिए ठोस है कि चूंकि उनके जो अवयवी कण हैं वो आपस में बहुत ज्यादा सटे हुए हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में, अणुओं के बीच में, परमाणुओं के बीच में जो आकर्षण का जो बल है, क्योंकि आपने ये बात को पढ़ा है कि प्रत्येक 2 वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर खींचती हैं। फिजिक्स में पढ़े होंगे गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में, समझे कि नहीं? प्रत्येक वस्तु दूसरे वस्तु को अपनी ओर खींचता है। जैसे ही मोबाइल सामने लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, तो ये भी हमको खींच रहा है, हम भी इसको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो ये जो नियम है, हम चूंकि फिजिक्स नहीं अभी अध्ययन कर रहे हैं, अगर इसको बहुत अच्छे से समझना है
कि कैसे हम लोगों को आकर्षित करता है, तो आपको हम गुरुत्वाकर्षण चैप्टर पढ़ाए हुए हैं, वहां जाकर के आप देखिएगा तो सभी बातों को क्लियर हो जाइएगा। फिजिक्स में पढ़ा चुके हैं हम। हमको आकर्षण बल पढ़ाना है, तो आकर्षण बल चूंकि इनका सटा हुआ है ज्यादा, तो आकर्षण बल क्या होगा, तो आकर्षण बल इनका बहुत मजबूत हो गया। ऊपर में है तीर देने का मतलब क्या हो गया कि बहुत मजबूत है, यानी कि उच्च है। आकर्षण बल क्या है, उच्च है। क्लियर हो गया? अब इसमें पहला देख लीजिए, अब आकर्षण बल इसका कैसा होगा, तो आकर्षण बल इसके जो अवयवी कणों के बीच में जो आकर्षण बल होगा वह थोड़ा इससे कम होगा, यानी कि बीच में होगा। बीच में का मतलब क्या हो गया कि इससे कम होगा, यानी कि ठोस से कम होगा, और गैस से क्या होगा, ज्यादा होगा। इनके अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होगा वह ठोस से क्या होगा, ज्यादा, और गैस से क्या होगा, थोड़ा कम होगा। क्लियर हो गया? बोलबे नहीं करता है, और बोलिए ना जी। नहीं बोलिएगा तो चुप हो जाएंगे हम भी। तो आकर्षण बल इनका क्या होगा, ठोस से ज्यादा और गैस से कम। याद रहिएगा। तो इनका इसमें लिखेंगे कि आकर्षण बल, आकर्षण बल क्या होगा, कम। आकर्षण बल क्या होगा, कम। कम का मतलब कितना कम, तो ठोस से कम, ठोस से कम, अद्रव्य से ज्यादा, और और गैस से ज्यादा, गैस से ज्यादा। अब समझ में आ गया बात है? अब इसमें ध्यान से समझिए। पहला गैस में, तो गैस में तो आकर्षण बल बहुत कम होगा, क्योंकि इसके अणु, एक अणु यहां है तो एक अणु बहुत दूरी पर होता है, तो इसका आकर्षण बल क्या होगा, बहुत कम होगा। आकर्षण बल क्या होगा इसका, बहुत कम होगा। क्लियर हो गए? अब दूसरा पढ़ लीजिए। ये तो पहला अंतर हम लोग पढ़ लिए, अब इसमें हम लोग दूसरा अंतर पढ़ लेते हैं। दूसरा अंतर समझ लीजिएगा। इनके जो अवयवी कणों के बीच में अंतराण्विक स्थान जो होता है, अंतराण्विक स्थान, यानी कहने का मतलब है कि देखिए यहां पे है एक अणु, यहां पर है एक अणु, यहां पर एक, तो क्या, अब द्रव में देख लीजिए, द्रव में ऐसे ऐसे होता है। अब यहां पे बताया गैस में तो और दूरी दूरी पर होता है। अब यहां पे ध्यान से समझिए, यहां पर जो इनका स्थान है, दो अणुओं के बीच में जो गैपिंग है, वह गैपिंग कम है कि बहुत ज्यादा है? बोलबे नहीं करते हैं, बहुत कम है। जोर से बोलो ना जी। यहां बैठो, हटो वहां से, अब वहीं पे बैठ गया है एक ही जगह। हटिए यहाँ पे बैठिए, अभी हटिए वहां पे, चलिए जोर से बोलिए वहां से कड़कड़ा के। अंतराण्विक स्थान इसमें कम है कि ज्यादा है? इसमें बहुत ज्यादा है। तो इसके बारे में जब पूछा जाएगा कि अंतराण्विक स्थान ठोस में कम कि ज्यादा, तो कम। तो इस बात को लिखेंगे कि अंतराण्विक स्थान, अंतराण्विक स्थान, अंतराण्विक स्थान क्या है, बहुत कम, बहुत कम। आगे समझ में? अंतराण्विक स्थान क्या है, बहुत कम, यानी कि इनके बीच में जो गैपिंग्स है वो बहुत कम है, अणुओं के बीच में गैपिंग्स बहुत कम है। अब इसमें चलिए, द्रव में अंतराण्विक स्थान, द्रव में अंतराण्विक स्थान ऐसा है कि ठोस से ज्यादा है, अब गैस से कम है, यानी कि बीच में है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे अंतराण्विक स्थान किसमें, तो अंतराण्विक स्थान जो है, अंतराण्विक जो स्थान है, अंतराण्विक स्थान किसमें है, बीच में। अब बीच में समझ ही में नहीं आ रहा है इन लोग के, तो बीच में कहने का मतलब है ठोस से ज्यादा और गैस से कम, गैस से कम है। क्लियर हो गया? और इसमें तो कहना ही नहीं है, इसमें जो गैस में अंतराण्विक स्थान है
वो बहुत ज्यादा है। कैसा है? बहुत ज्यादा। अंतराण्विक स्थान क्या है? बहुत ज्यादा है। क्लियर हो गए? ये आप लोगों ने दूसरा अंतर पढ़ा। क्या अंतर पढ़ा? दूसरा अंतर। अब ठोस, द्रव और गैस में तीसरा आयतन क्या होगा? आकृति पर चर्चा कर लेते हैं। आकृति पर चर्चा कर लेते हैं। आकृति, ठोस की आकृति कैसी है? तो देखिए, क्योंकि इनके जो अणु सटे सटे हैं, आकर्षण बल ज्यादा है, अंतराण्विक स्थान कम है, तो आकृति जो इनकी होगी वह एकदम फिक्स्ड होगी। जैसे देखिए, ये बोर्ड आप देख रहे हैं तो इसकी आकृति निश्चित है। आज देखिए, कल देखिए, जितना भी अब ठोस है उसकी आकृति चेंज नहीं होती है। आकृति क्यों नहीं चेंज होती है? तो आपसे कोई पूछेगा तो क्या जवाब दीजिएगा? आकर्षण बल ज्यादा है, अंतराण्विक स्थान कम है, इसीलिए आकृति क्या हो जाती है? निश्चित। आकृति क्या हो जाती है? निश्चित। अब इसका देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, इसकी आकृति कैसी होगी। अब यहां पे समझिएगा आकृति कैसी होगी। तो भैया, द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती है। अब जैसे पानी ले लीजिए, पानी या दूध ले लीजिए, अब उसको डाल दीजिए कहां पे? लोटा में, उसकी आकृति कैसी हो जाएगी? लोटा की तरह। आप डाल दीजिए उसको गिलास में, उसकी आकृति कैसी हो जाएगी? गिलास की तरह। उसको डाल दीजिए थाली में, उसकी आकृति कैसी हो जाएगी? थाली की तरह। उसको डाल दीजिए गमला में, तो उसकी आकृति कैसी हो जाएगी? वही पनिया को अगर हम लोग अलग अलग जगहों में डाल रहे हैं तो उसकी आकृति अलग अलग हो रही है कि बदल जा रहा है? मतलब एक ही रह रही है कि बदल जा रही है? बदल जा रही है, आकृति बदल जा रही है। जिसमें डाल रहे हैं, ईटवा को आप डाल दीजिएगा बल्टिया में, तो क्या वो बाल्टी के आकार के हो जाएगा ईटा? अगर ईटा को डाल दीजिए गिलास में, तो क्या वो गिलास की आकृति का हो जाएगा? तो मैंने चूंकि ईटा ठोस है, वह अपनी आकृति नहीं बदलेगा। जैसे कलम है, ठोस है, इसको हम कहीं रख दीजिएगा तो क्या उसी की आकृति का हो जाएगा? मोबाइलवा को पैकेट में डालते हैं तो पैकेट की आकृति का हो जाता है। मोबाइल जैसा है वैसा ही न रहेगा। लेकिन अगर आप पानी को बोतल में रख दीजिए तो किसकी आकृति का हो जाएगा? अगर उसको गैलन में रख दीजिए तो किसकी आकृति का हो जाएगा? तो उसकी आकृति बदल रही है कि नहीं बदल रही है? तो द्रव की आकृति निश्चित होगा कि अनिश्चित होगा? सीधी सी बात है कि अनिश्चित होगा। इसकी आकृति क्या होती है? अनिश्चित। इसका तो भयंकर अनिश्चित होता है। काहे? बैलून में भरिएगा तो बैलून की तरह, टायर में भरिएगा तो टायर की तरह, है कि नहीं? गैलन में भर दीजिएगा तो गैलन की तरह, टंकी में गैस भरिएगा तो टंकी की तरह हो जाएगा। तो इसकी आकृति क्या होती है? अनिश्चित। इसका तो और भयंकर आकृति अनिश्चित होती है। आकृति कैसा होता है? अनिश्चित। आकृति कैसा होता है? अनिश्चित। क्लियर हो रहा है? समझ में भी आ रहा है आप लोगों को? अब आयतन पर बात कर लेते हैं। आयतन। अब किस पर बात कर लेते हैं? आयतन पर। आयतन समझिए। अब ठोस की आकृति निश्चित, आयतन तो भैया जितना जगह उसको छेकना है वह जगह उतना ही छेकेगा। बात समझ रही है ना? इसका आयतन जो है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई इसका बराबर रहेगा। जैसा आकृति में रखिएगा वो है, इसका आयतन कहीं भी रखिएगा तो जितना जगह छेक रहा है उतना ही जगह ही छेकेगा। आयतन इसका फिक्स्ड है, समझे कि नहीं? तो इसका आयतन क्या हो गया? निश्चित। लेकिन द्रव का आयतन समझिए, आयतन इसका, आकृति तो अनिश्चित हुआ, आयतन इसका क्या होगा? तो अब देख लीजिए। अब मान के चलिए कि 1 लीटर बोतल में पानी लीजिएगा। पानी कितना लीटर है? 1 लीटर। अगर उसको आप तसला में रख दीजिएगा तो उसकी आकृति तसला के अनुरूप हो जाएगी। लेकिन क्या वो 1 लीटर से भर के पूरा भर जाएगा? 5 लीटर हो जाएगा? 1 लीटर था तो 1 लीटर रहेगा।
उस 1 लीटर पानी को आप जहां रख दीजिएगा आकृति उसी के तौर पर हो जाएगी, लेकिन वह 1 लीटर से न बढ़ेगा न कम माने कमेगा। यानी कि 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा। तो क्या आयतन में कोई बदलाव हुआ? नहीं। यानी कि आयतन क्या होता है? निश्चित। आयतन क्या होता है इसका? निश्चित। कितने बच्चों को समझ में आया ये बात? आयतन इसका कैसा होता है? निश्चित। आया समझ में? अगर 1 गिलास पानी लिए हैं उसको थाली में डाल दीजिएगा तो आकृति थाली की तरह हो जाएगा, आकृति बदल जाएगी। लेकिन 1 गिलास पानी आधा गिलास नहीं होगा और 2 लोटा भी नहीं होगा। वो 1 गिलास है तो 1 ही गिलास रहेगा। आप उसको धरती पर ही गिरा दीजिएगा तो 1 गिलास पनिया जने छितर जाए, आकृति अनिश्चित होगी, लेकिन पनिया कितना रहेगा? 1 गिलास। क्लियर हो गया? तो आयतन चेंज द्रव का भी नहीं होता है। यानी कि द्रव का भी आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है। समझे कि नहीं? अब देख लीजिए चौथा इसका आयतन देखिए, इसका आयतन। अब गैस इतना सा हो और उसको आप अगर एक रूम में छोड़ देगा तो पूरा में फैल जाएगा। अगर उसको एक छोटा रूम में डालेगा तो छोटा रूम में ही फैलेगा। समझे कि नहीं? अगर मान के चलिए कि हम इत्र लगाते हैं और एक कमरा में जाइएगा तो पूरा कमरा में फैला देगा, अब बड़ा कमरा में भी जाइएगा तो बड़ा कमरा में भी फैला देगा। तो उसका आयतन क्या है? उसको फैलाव का जो फैलने की जो गति है, जितना दूर तक उसका मैक्सिमम है वहां तक जाएगा वो, तो उसका आयतन अनिश्चित होता है। जैसे देखिए आप हवा भर दीजिए थोड़ा सा बैलून में, तो अगर बड़का बैलून है तो तैयो सब में फैल जाएगा, गोले से फैल जाएगा। और उसको अगर छोटा बैलून में भी डालिएगा उतना हवा तो उतना ही में रह जाएगा। यानी कि उस थोड़ी सी हवा को जितना दूर तक आप फैला दीजिए या जितना कम दूरी पर रखिएगा, है ना, वो रह जाएगा। यानी कि उसका आयतन क्या होता है? अनिश्चित। क्योंकि उसको जितना दूर में फैलाइएगा उतना दूर में वो क्या हो जाएगा? गैस फैल जाएगा। तो इसका आयतन भी क्या हो जाता है? अनिश्चित। ठोस का आयतन निश्चित, द्रव का आयतन निश्चित, लेकिन गैस का आयतन अनिश्चित। अनिश्चित। समझ में आ रही है बात? अब आगे देखिए, यहां तक हो गया। अब थोड़ा आगे और देखते हैं। समझ में आ रहा है सबको? अब ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग 5वां अंतर समझने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग जरा सा बात कर लेते हैं द्रव्यनांक और क्वथनांक पर। हम द्रव्यनांक और क्वथनांक यहां लिख देते हैं, देखिए ध्यान से। द्रव्यनांक एवं क्वथनांक, द्रव्यनांक एवं क्वथनांक। अब द्रव्यनांक एवं क्वथनांक हम तीनों चीज के लिए ले लिए हैं यहां पे, ठीक है ना। द्रव्यनांक का मतलब क्या चीज? यदि किसी पदार्थ को गर्म करके द्रव में बदल दिया जाए तो उसको हम लोग द्रव्यनांक बोलेंगे, और इतना गर्म कर दिया जाए कि वह उबलने लगे तो उसको क्या बोलेंगे? क्वथनांक। उसको क्या बोलेंगे? क्वथनांक। अब हमको बहुत अच्छे से बताइएगा। अब किसी ठोस का पत्थर को ले लीजिए, अब उसको गलाना है तो उसमें टेम्परेचर ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? बहुत ज्यादा लगेगा। और अभी तो पत्थर को द्रव बनाने में समय लगेगा, गैस बनाना तो असंभव ही है। यानी कि इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक अगर हम ठोस का बात करेंगे तो निम्न है कि उच्च है? तो उच्च है। और उच्च है तो तनी मनी उच्च है कि बहुत ज्यादा उच्च है? बहुत ज्यादा उच्च है। आ गया समझ में? तो द्रव्यनांक एवं क्वथनांक कैसा होता है इसका? तो द्रव्यनांक एवं क्वथनांक दोनों क्या होता है? बहुत उच्च होता है। क्या होता है? उच्च। उच्च का मतलब कि अगर आपको ठोस को पिघलाना होगा तो इसमें आपको तापमान बहुत ज्यादा लगेगा। समझे कि नहीं? बहुत ज्यादा लगेगा। और जब बहुत ज्यादा लगेगा तब वो पिघलेगा और गैस बनाना होगा, यानी कि उसको
मैंने क्या करना होगा, उसको अगर भाप बनाना होगा, उबालना होगा, तब तो और टेम्परेचर लगेगा, समझे कि नहीं। इसीलिए हमने लिखा कि द्रव्यनांक एवं क्वथनांक कैसा होता है, उच्च होता है। कैसा होता है, उच्च होता है। समझ में आ गया बात। अब देख लीजिए पांचवा, इसमें द्रव में द्रव्यनांक एवं क्वथनांक की चर्चा कर लीजिए। तो बीच में कैसा होगा, बीच में, यानी कि ठोस से कम और गैस से ज्यादा। इसका ठोस से क्या होगा, कम, द्रव्यनांक और क्वथनांक होगा, और गैस से क्या होगा, ज्यादा होगा। समझे कि नहीं। इसका क्वथनांक और ये क्या होता है, क्वथनांक और द्रव्यनांक क्या होता है, तो बहुत निम्न होता है। इसका क्या होता है, निम्न होता है। समझ में आ गई बात। इसका द्रव्यनांक एवं क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है। क्लियर हो गए। अब देख लीजिए आगे, यहां तक आ गया समझ में। अब हम लोग देख लेंगे घनत्व के बारे में चर्चा कर लेंगे। घनत्व, घनत्व का मतलब क्या है, कम जगह में ज्यादा ठुसाइल रहेगा तो उसका घनत्व उच्च है। जैसे मान के चलिए कि शहर की जनसंख्या घनत्व उच्च का निम्न, तो उच्च होता है। क्या है, शहर में क्षेत्रफल कम है, जगह कम है, और आदमी क्या है, ज्यादा है। आप गोह को ले लीजिए, इसमें देखिए जगह कम है और घर द्वार ज्यादा बना हुआ है, तो यहां का जनसंख्या घनत्व तो क्या है, ज्यादा है। गांव में चलिए, गांव में जगह ज्यादा, आदमी कम, तो घनत्व तो क्या हो गया, कम। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो अब बताइए ठोस में, तो ठोस का अणु अगर सटा सटा है, ठोस का अणु सटा सटा है, तो कम जगह में ज्यादा अणु है कि नहीं है। उतना ही लीजिएगा, बटखारा ले लीजिएगा 1 किलो के, तो छोटे चाके रहेगा 1 किलो हो जाएगा। लेकिन अगर पानी लीजिएगा तो इतना सुन पानी 1 किलो होगा, उसके लिए बड़ा बोतल चाहिए। अगर वही गैस ले लीजिएगा तो 1 किलो गैस जितना बड़का पात्र में भरिएगा तो 1 किलो गैस आएगा, है कि नहीं। तो घनत्व का मतलब हो गया कि कम जगह में ज्यादा, तो कम जगह में ज्यादा, तो ठोस में कम जगह में ज्यादा ज्यादा रहता है अणु, तो इसलिए इसका घनत्व कैसा होगा, उच्च होगा। इसका घनत्व कैसा होगा, उच्च। इसका घनत्व भी क्या हो जाएगा, तो देखिए ध्यान से, सर इसका घनत्व कैसा होगा, तो इसका भी घनत्व उच्च होगा। क्या है, देखिएगा ध्यान से, आप पानी को ले लीजिए, पानी को आप ले लीजिएगा। जैसे देखिए घनत्व का मतलब हो गया कि आप पत्थर उथर को दबाइए तो दबेगा। क्या है, उसका अणु इतना ना सटा सटा है ना, कम जगह में कुछ को आप दबा नहीं सकते हैं। सर पानी को दबा सकते हैं, पानी नहीं दबेगा। और नहीं विश्वास है तो आप देख लीजिए, सिरिंज ले लीजिए, आप सिरिंज में पानी खींच करके भर लीजिए, उसका अगला मुंह बंद कर दीजिए और इधर से हवा दीजिए, माने पूरा दबाइए, तो जब तक हवा रहेगा तब तक तो दबेगा। लेकिन जैसे ही पानी आ जाएगा ना, तो पानी के कतनाहू दबाइएगा तो दबे उबेगा नहीं। जितना दूर में पानी रहेगा वो दबाया नहीं जा सकता है। आप देखिए बैलून में पानी भर लीजिए, भर करके दबाइएगा तो फुचुक सीधे में भाग जाएगा, तो उसको भी एकदम सिसुरा करके ऐसे ऐसे कर करके आगे में दबाइए। अब दबाइएगा तो फट जाएगा, लेकिन पानी दबेगा नहीं। तो यानी कि द्रव का भी घनत्व क्या होता है, द्रव का भी घनत्व कैसा होता है, उच्च होता है। कैसा होता है, उच्च होता है। और गैस का, तो गैस का घनत्व बहुत निम्न होता है, क्योंकि इसको अगर दबाइएगा तो लीकेज करिए जाएगा। वो गैस जितना दूर में आप फैलाइएगा उतना दूर में फैलेगा। छोटा थोड़ा सा भी गैस जितना बड़ा पात्र में रखना चाहिएगा वो रखा तो जाएगा, लेकिन उसको अगर आप सिसुरते रहिएगा, जैसे कहने का मेरा मतलब है कि देखिएगा आप गैस है तो गैस भर लिए बैलून में, आप भर करके थोड़ा सा इसको एक कीजिएगा, तैयो इधर में थोड़ा सा गैस एडजस्ट कर लेगा, ऊपर का जगह ये थोड़ा सा खाली कर देगा। वो कर देता है कि नहीं कर देता है। तो गैस का घनत्व क्या होता है, बहुत निम्न होता है। गैस का घनत्व बहुत निम्न होता है। यहां तक समझ में आ गया। अब जरा समझ लीजिए बहाव का गुण। क्या चीज समझ लेंगे, बहाव। अब देख लीजिए बहाव, बहाव बोले तो कठोरता। अब बताइए ठोस कैसा होता है, कठोर। क्या ठोस
बह सकता है? नहीं, क्योंकि ठोस का अणु इतना न मजबूत होता है और उसके आकर्षण बल इतने प्रभावशील होते हैं और उनके जगह इतना कम होता है कि वह बह नहीं सकता। सभी अणु उसके एक दूसरे को सटे हुए होते हैं और उसको गति करने नहीं देते हैं। वो उसको खींचे रहता है, ये इसको खींचे रहता है और खींच करके दोनों को क्या किए हुए रहता है? सटाए हुए रहता है। इसलिए ये भागने की, इसमें कहीं से भी बहने की प्रबलता नहीं है। आप देखिए ना, अगर यहां से अणु इधर भी आना चाहेगा तो इधर का अणु इसको खींच लेगा, एक दूसरे को अपनी ओर क्या कर लेते हैं? खींच लेते हैं। इसीलिए ठोस बहते नहीं है। तो बहाव का गुण पाया जाता है कि नहीं? तो नहीं, बहाव नहीं, बहाव नहीं। लेकिन द्रव में देखिए, द्रव में तो एक मिनट, द्रव का जो अणु होता है वह क्या होता है? थोड़ा दूरी दूरी पर होता है। थोड़ा कैसे कैसे होता है? दूरी दूरी पर। अब जैसे ही दूरी दूरी पर होगा तो आकर्षण बल कमजोर होगा, आकर्षण बल कमजोर होगा। अंतराण्विक आकर्षण बल कमजोर क्यों है? क्योंकि अंतराण्विक स्थान ज्यादा है। तो इसमें क्या है? यहां से यहां, यहां से यहां, तो इसमें बहने का गुण है। यहां से यहां क्या हुआ? आने में बहाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसलिए द्रव क्या होते हैं? बहते हैं। तो क्या द्रव में बहाव का गुण पाया जाता है? बहाव का गुण पाया जाता है, बहाव का गुण पाया जाता है, गुण पाया जाता है। अब गैस में बहाव का गुण पाया जाता है तो इसमें खाली बहावे बहाव होता है, यहां छोड़िएगा वहां पहुंच जाएगा, है कि नहीं? तो बहाव का होता है तो उड़ने लगता है। बहने का मतलब है कि कम से कम एक दूसरे से सटा हुआ है, आई सटता नहीं है, यहां से उछल के वहां पहुंच जाएगा, है कि नहीं? तो बहाव का गुण तनी मनी नहीं है, भयंकर वाला बहाव है। बहाव पूरा कस के है। समझ में आ रही है बात? तो इसमें बहाव क्या है? बहुत ज्यादा है। ये सब अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अब देख लीजिए, संपीड्यता के बारे में पढ़िए और असंपीड्यता के बारे में। असंपीड्य और संपीड्य का मतलब क्या है? संपीड्य का मतलब होता है जिसको दबाया जा सकता है, जिसको आप दबा सकते हैं, और असंपीड्य का मतलब है जिसको दबाया नहीं जा सकता है। क्लियर हो रहा है? तो क्या ठोस को दबाया जा सकता है? नहीं दबाया जा सकता। अगर उसको अगर नहीं दबा पाइएगा तो यह क्या हो जाएगा? असंपीड्य। यह क्या हो जाएगा? असंपीड्य। समझ में आ रही है बात? असंपीड्य का मतलब क्या हो गया? कि नहीं दबाया जा सकता है। तो ठोस को हम लोग दबा नहीं सकते हैं, ठोस को दबा नहीं सकते हैं। अच्छा, क्या द्रव को हम लोग दबा सकते हैं? नहीं। याद रखिएगा, आप पानी भी ले लीजिएगा ना, तो पानी को अगर कस कर दबाइएगा भी, पानी को दबाइएगा ना तो दबेगा नहीं। आप सिरिंज में भरे थे तक नहीं, तो सिरिंज में भर दीजिए, जब तक गैस है उसको निकल जाएगा, लेकिन अब दबाइए तो नहीं दबेगा, चाहे लाख कोशिश करिए। जैसे सिरिंज है, यहाँ पर इसे डाल दीजिए, यहाँ से दबाइए, अब कितना हो दबाइएगा तो पानी दबेगा। जितना दूर में अगर पानी भरल है ना, इतना दूर कितना हो दबाइएगा ना तो नहीं दबेगा, नहीं अंदर जाएगा। तो क्या पानी में भी पानी को दबाया जा सकता है? नहीं दबाया जा सकता है, कभी नहीं दबाया जा सकता है। तो ये भी क्या हो गया? असंपीड्य। ये भी क्या हो गया? असंपीड्य। असंपीड्य। ये क्या है? ये क्या है? इसको तो खूब बढ़िया से दबा सकते हैं। दबाइए, आखिर दबाइए के ना, उतना छोटा टंकी में हम लोग बहुत सारा चीज गैस को भर देते हैं, दबाइए करके ना भर देते हैं। तो इसको क्या है? संपीड्य। क्या है ये? संपीड्य है। ये क्या है? संपीड्य है। तो ये था ठोस अवस्था में आप लोगों ने देखा ठोस, द्रव और गैस में अंतर। हम लोगों को इसलिए इसको बताना पड़ रहा है क्योंकि हमको भैया ठोस अवस्था पूरा कस के पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ठोस अवस्था बहुत कस के पढ़ना है। तो इसलिए हम लोग ठोस अवस्था को बहुत ध्यान से और कस के पढ़ेंगे। अब हम लोग आगे देख लीजिए, अब हम लोग आगे देख लीजिए, क्या देख लीजिएगा? अब यहां से 12 क्लास का पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। अब क्या पढ़ाई शुरू कर रहे हैं? 12 क्लास का। ये तो इंट्रोडक्शन था, इसके पहले अभी तक जो पढ़े क्या था? इंट्रोडक्शन। अब हम लोग जो है से खूब बढ़िया से अब हम लोग 12 क्लास, शुद्ध 12 क्लास का पढ़ाई शुरू करेंगे।
और 12 क्लास का जो पढ़ाई आप शुरू करेंगे तो इससे क्वेश्चन बहुत हुमच करके आता है। तो अब चलिए हम लोग पढ़ लिया जाए ठोस अवस्था। क्या पढ़ेंगे? ठोस अवस्था। अवयवी कण के व्यवस्था के आधार पर ठोस व्यवस्था पढ़ेंगे। किसका? अवयवी कण के, अवयवी कण के व्यवस्था के आधार पर। अवयवी कण के व्यवस्था के आधार पर ठोस को देखेंगे। तो ठोस दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का। ठोस कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक को बोलते हैं वास्तविक ठोस, और एक को बोलते हैं अवास्तविक। एक को क्या बोलते हैं? अवास्तविक ठोस। वास्तविक ठोस को ही अवास्तविक बोलिए या आभासी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आभासी ठोस बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? वास्तविक ठोस को ही बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। और अवास्तविक ठोस को बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। समझ में आ रही है बात? इसको क्या बोलते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस। समझ में आ रही है बात ना? अब आप देख लीजिए वास्तविक ठोस का उदाहरण क्या है। हम इसको पढ़ाएंगे भी, बढ़िया से समझा रहे हैं। तो वास्तविक ठोस का उदाहरण क्या है? देखिए हीरा। क्या है? हीरा। हीरा कैसा ठोस है? क्रिस्टलीय ठोस है, वास्तविक ठोस है ना? पढ़ने के लिए आप लोग को तो हीरा हो गया, या जितना भी आप लवण टाइप का देख रहे हैं, लवण जितना भी है सब कैसा ठोस है? क्रिस्टलीय। इसके अलावे आप देख लीजिए नमक हो गया, मतलब हम बताइए लवण, सब नमक, चीनी, ये सबको आप देखिए, ये सब कैसा ठोस में आएगा? क्रिस्टलीय ठोस में। या जितना भी धातु देखिए, जैसे सोडियम वोडियम को चाकू से काटा जा सकता है ना, तो जितना भी धातु है सब, ये सबके सब क्या है? क्रिस्टलीय ठोस है। ये सबके सब कैसा ठोस है? क्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण देख लीजिए, जैसे कांच। कांच कैसा है? अक्रिस्टलीय ठोस। रबर कैसा है? अक्रिस्टलीय ठोस। प्लास्टिक कैसा है? अक्रिस्टलीय ठोस है। अब आप पूछ रहे होंगे कि सर ये सब जो चीज आप बता रहे हैं ये अक्रिस्टलीय क्यों है और ये क्रिस्टलीय क्यों है? यही नहीं, आप पीवीसी का नाम सुने होंगे। पीवीसी है क्या चीज? जरा बताइए हमको। पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड ये क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस है। आप नाम सुने होंगे टेफ्लॉन। क्या नाम सुने होंगे? टेफ्लॉन। अभी टेफ्लॉन क्या है सर? देखिएगा ऐसा बर्तन देखिएगा, कढ़ाई, जिसमें भोजन चिपकता नहीं है। भुंजिया भूंजिएगा तो उसमें चिपकेगा नहीं, समझे कि नहीं? जैसे आप देखिएगा अभी कढ़ाई वढ़ाई लोहा का जो बनाते हैं आप लोग, तो उसमें डालिएगा तो कुछ देर के बाद सट जाएगा, तो उसको खखोर करके निकालना पड़ता है, करते हैं ना। लेकिन टेफ्लॉन वाला जितना भी बर्तन आता है तो उसको आपको सटने की जरूरत नहीं है, इसमें भोजन नहीं सटता है। समझ में आ गई बात?
तो ये सब जो है, ये सब कैसे ठोस में आएंगे? अक्रिस्टलीय ठोस में। क्यों? ये सब आएंगे क्रिस्टलीय ठोस में। क्यों? तो आप देखिएगा, अगर हम लोग जिसको ताप बढ़ाने पर जो गलने लगे, ताप बढ़ाने पर जो गलना प्रारंभ कर दे, उसको अक्रिस्टलीय ठोस कहेंगे, जो मुलायम टाइप का हो। नहीं समझे मेरी बात? तो आप देखिए कांच, कांच को आप देखिएगा, शीशा उषा को देखिएगा जो आपके खिड़कियों में लगाया जाता है या जिसमें आप लोग मुंह देखते हैं, जब शीशा पुराना हो जाए, जब शीशा क्या हो जाए? पुराना हो जाए, तो उसमें द्रव जो भरा हुआ रहता है वो सब के सब, मैंने कांच में द्रव नहीं, कांच जो बनता है जिस चीज से, उसका एक पार्ट जो होता है वह नीचे की ओर खिसक के चला आता है। तो मालूम चलेगा कि नीचे वाला इतना बढ़िया साफ दिखाई देगा और ऊपर वाला उतना बढ़िया साफ दिखाई नहीं देगा। बहुत दिनों के बाद, कांच में 4-5 साल कांच को लगाए हुए हो जाएगा, तो आप जिसे देखिए मुंह देखने वाला जो रहता है शीशा, उसको क्या बोलते हैं? कौन टेबल बोलते हैं उसको? ड्रेसिंग टेबल। ड्रेसिंग टेबल में जो शीशा लगाया जाता है, तो जब 5-6 साल 7 साल 8 साल शीशा का हो जाए, तो आप देखिएगा नीचे का हिस्सा एकदम इतना सुंदर दिखाई देगा। तो उसमें जो कुछ दिन के बाद क्या होता है कि उसमें एक पदार्थ भरा हुआ रहता है, अतिशीतित पदार्थ, अतिशीतित द्रव, वह पिघल करके कहां बैठ जाता है? नीचे। तो इसलिए नीचे भर जाएगा तो नीचे नया टाइप के लगेगा, और ऊपर वाला क्या लगेगा? पुराना टाइप का। समझे कि नहीं? तो चूंकि वह कुछ दिन के बाद पिघल गया, तो जिसमें पिघलाव हो जाए उसको हम लोग कैसा ठोस कहेंगे? अक्रिस्टलीय ठोस। जो मुलायम टाइप का हो, ताप बढ़ाने पर गलने लगे, तो प्लास्टिक को ताप बढ़ाएगा तो नहीं गलेगा, रबर को ताप बढ़ाएगा तो नहीं गलने लगेगा, और रबर मुलायम नहीं होता है। तो ये क्या हो गया? कैसा ठोस हो गया? अक्रिस्टलीय ठोस हो गया। वही बात कीजिए, हीरा को गर्म कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? पिघलने का लगेगा। आप पत्थर को पिघलाइएगा तो पिघलने का लगेगा। तो वो कैसा ठोस हो जाएगा? क्रिस्टलीय। कैसा ठोस हो जाएगा? क्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। तो कैसे इसका परिभाषा लिखें? इसकी परिभाषा क्रिस्टलीय ठोस की कैसे लिखी जा सकती है? तो ध्यान समझिएगा। तो अब लिखेंगे वैसा ठोस, वैसा ठोस जिसका अवयवी कण, जिसका अवयवी कण, अवयवी कण बोले तो क्या चीज? परमाणु, अणु, आयन, इसी को ना अवयवी कण कहते हैं। तो वैसा ठोस जिसका अवयवी कण एक निश्चित ज्यामितीय आकृति, एक निश्चित ज्यामितीय आकृति। ज्यामितीय आकृति का मतलब त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, है ना, पंचभुजाकार, है ना, इस टाइप का रहे, शंक्वाकार, मतलब एक निश्चित आकृति उसका रहे, बेलनाकार, तो वो हो गया ज्यामितीय आकृति। कैसा आकृति हो गया? ज्यामितीय आकृति में व्यवस्थित, वैसा ठोस जिसका अवयवी कण एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में व्यवस्थित हो, उसे व्यवस्थित हो, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। अब इसी का उल्टा लिख दीजिए कि वैसा ठोस
जिसका अवयवी कण एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में व्यवस्थित न हो, व्यवस्थित न हो, उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। आ गया समझ में? अब उससे क्या कहा जाता है? अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। समझ में आ गई बात? तो इसमें कांच क्यों आएगा? उदाहरण तो आप लोग बोलेगा अतिथित द्रव की वजह से। अतिथित द्रव को क्या कहते हैं? अति सुपर। अति को क्या बोलेंगे? सुपर। अस्थित मैंने कोलाइड, और द्रव यानी कि लिक्विड है ना, तो इसको क्या कहेंगे? सुपर कोलाइड लिक्विड, है कि नहीं? है क्लियर हो गया ना? लिख दीजिए ना। कांच में क्या पाया जाता है? सुपर क्या बोले? लिक्विड। आ गया समझ में? ये पाया जाता है। तो ये भी आप लोग समझ लिए, वास्तविक ठोस, अवास्तविक ठोस। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके 12 क्लास में पूछा जाता है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। समझे कि नहीं? 12 क्लास में सबसे ज्यादा प्रश्न आने वाले चैप्टर है ये। समझे कि नहीं? तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो अब देख लेते हैं हम लोग क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। अंतर देख लीजिए, दोनों में क्या देख लीजिएगा? अंतर। तो अभी तो परिभाषा लिखे और उसी परिभाषा से चलिए। क्या देखें हम लोग? क्रिस्टलीय ठोस में एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। अब देखिएगा, इसमें हम आपको बताए हैं निश्चित ज्यामितीय आकृति। आप देखिए चीनी उनी का कटिंग देखिएगा, प्रत्येक चीनी एक जैसा नजर आएगा। नमक को देखे तो एक तरह का कटिंग रहेगा, थोड़े कितना बड़ा ढेला एक जगह रहेगा जो छुट जाकर रहेगा, ऐसा रहता है कहीं? हीरा को कितना हो तोड़ेगा तो उसका एक निश्चित क्रिस्टलीय आकृति बनता है। समझे कि नहीं? तो जितने भी ठोस का एक निश्चित ज्यामितीय आकृति बनेगा, वो सब के सब कहां जाएंगे? क्रिस्टलीय ठोस में जाएंगे। किस में जाएंगे? क्रिस्टलीय ठोस में। तो पहला अंतर यही लिखेंगे। पहला अंतर क्या लिखेंगे? यही बात को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कि इसका एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है। इसका एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है। इसका ठीक उल्टा कर दीजिए, इसमें कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति पाया जाएगा? नहीं होगा। तो लिखेंगे कि इसका निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होता है। क्लियर हो गया? दूसरा अंतर देखिए। दूसरा अंतर देखिएगा, इसका जो अवयवी कण है, इसका अवयवी कण
का एक निश्चित, इसमें जो अवयवी कण होंगे ना वो निश्चित व्यवस्था या क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इसका अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था या क्रम, बोलिए ना इसको, निश्चित क्रम में, है ना, किसमें, क्रम में व्यवस्थित होता है। व्यवस्थित होता है, क्लियर हो गए, निश्चित क्रम में। जैसे कहने का मतलब होगा कि इसका अवयवी कण कैसे होगा, देखिए ध्यान से, जैसे ये है ना तो ये निश्चित होगा, देख रहे हैं आप लोग, जैसे तैसे नहीं होगा, समझे कि नहीं, एकदम निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहेगा इसका। इसका देख लीजिए, दूसरा इसका पॉइंट देख लीजिए, तो इसका अवयवी कण एक निश्चित अवस्था क्रम में व्यवस्थित रहता है, इसका नहीं रहता है ना। इसका अवयवी कण कोई निश्चित व्यवस्था क्रम में व्यवस्थित नहीं होता है, नहीं होता है, क्लियर हो गया। तीसरा अंतर समझ लीजिए, ये तो दूसरा अंतर समझ लिए, अब तीसरा अंतर समझ लीजिए। तीसरा अंतर क्या है, इसको हम लोग क्या बोले थे, वास्तविक ठोस। इसे वास्तविक ठोस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, अवास्तविक। अवास्तविक ठोस कहते हैं, हो गया। अब चौथा अंतर समझ लीजिए, समझ में आ रहा है सबको, चौथा अंतर समझ लीजिए, यह दीर्घपरासी व्यवस्था में होता है। अब बताइए दीर्घपरासी व्यवस्था सर क्या है। दीर्घपरासी व्यवस्था का मतलब यह हो गया, है कि नहीं, और लघु परासी व्यवस्था का मतलब हो गया, जैसे चूंकि इसमें हम लिखेंगे कि यह लघु परासी व्यवस्था में होता है, समझे कि नहीं समझे। तो देखिए यह दीर्घपरासी का मतलब क्या हो गया, देखिए दीर्घपरासी का मतलब यह हो गया कि इसका, जैसे देखिए अगर कोई सभा चल रही है, अगर यहां से लेकर के वहां तक सब आदमी एकदम बैठा हुआ है, प्रवचन वचन कभी देखते होंगे तो पूरा दोनों लाइन से लेडीज का और जेंट्स का सभी लोग एक कतार में एक जैसा बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। तो जब अगर एक ही कतार में सब लोग एकदम यहां से वहां तक बैठे हुए हैं पूरा लंबा दूरी तक, तो इसको क्या बोलते हैं, दीर्घपरासी व्यवस्था। लेकिन मालूम चल रहा है कि कुछ खड़ा, कुछ बैठा, कुछ हुड़दंगई कर रहा है, तो क्या वह एक जैसा व्यवस्था में है, वह भीड़ एक जैसा व्यवस्था में है। कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग ढेला चला रहे हैं, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, तो वह एक व्यवस्था नहीं है। जैसे कुर्सी पर बैठे हैं तो सब कुर्सी पर बैठे हुए हैं, खड़ा है तो यहां वहां सब क्या है, खड़ा है। माने जिसकी व्यवस्था एक तरह का हो उसको कहेंगे दीर्घपरासी व्यवस्था, और जिसकी व्यवस्था एक जैसा नहीं हो उसको कहेंगे लघुपरासी। एक तरह का सब होना चाहिए तो उसको क्या बोलेंगे, दीर्घपरासी व्यवस्था। क्लियर हो गया। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसमें कैसी व्यवस्था होती है, दीर्घपरासी व्यवस्था, मतलब एक ढंग का सब, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। समझ में आ गई बात। आगे चलिए, पांचवा देख लीजिए, पांचवा अंतर समझ लीजिए, यह विषम दैशिक होता है। अब कहिएगा, विषम दैशिक होता है,
यानी कि सभी दिशा में अलग अलग आकृति होती है। सभी दिशा में कैसी अलग आकृति होती है? अलग अलग। जैसे देखिए, विषमदैशिक का मतलब, ये बुक है, क्या ये क्रिस्टलीय है कि अक्रिस्टलीय है? पहचानिए। अब यहां जो सतह देख रहे हैं, इसकी आकृति सेम है, इस तरह का, ठीक है। लेकिन क्या इसकी आकृति सेम टाइप का है? इसकी आकृति सेम टाइप का है? अब देख लीजिए, अगर हम ऐसे आपको मारेंगे तो चोट कैसा लगेगा? कम। लेकिन इधर से ठोक देंगे तो चोट इससे ज्यादा लगेगा। कोनाही से मार देंगे तब क्या होगा? तब तो मिजाज बन जाएगा। तो यानी कि इसकी जो दिशा है यह कैसा है? विषमदैशिक है। कैसी है? विषमदैशिक है। हर दिशा से, अगर हर पटल से अगर अलग अलग प्रहार कीजिएगा तो चोट में अंतर आएगा। चोट में क्या होगा? अंतर होगा। लेकिन आप प्लास्टिक ले लीजिए, कौनों दिशा से मारिए, चोट लगेगा? आप रबर का गेंदा ले लीजिए, कौनों दिशा से मारिए, लगेगा? चोट लगेगा? तो बताइए। तो रबर और प्लास्टिक किसमें लिखवाए थे? अक्रिस्टलीय में लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे? तो इसका मतलब कि समदैशिक होता है। आई क्या होता है? विषमदैशिक। तो इसको लिखेंगे कि यह समदैशिक होता है। यह कैसा होता है? समदैशिक होता है। आ गया समझ में? समझ में आ रहा है सब बात? यह है 12 क्लास का। कैमा क्लास का है? 12 क्लास का आपको पढ़ाई कर रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? और यही चीज आपको पढ़ना भी है। अब चलिए अगला अंतर। अगला अंतर क्या है? अगला अंतर समझ लीजिए, इसमें विदलन का गुण पाया जाता है। इसमें विदलन गुण पाया जाता है। अब इस विदलन गुण क्या है तो सीख जाइए। इसमें विदलन गुण का मतलब हो गया कि जिसको चाकू से काटने पर निश्चित शेप के आकृति में बने। जैसे अगर इसको यहां से काटा जाए तो इसकी शेप क्या होगी? निश्चित होगी कि नहीं होगी? इधर से काटेंगे तो इसकी शेप निश्चित होगी कि नहीं होगी? इधर से काटेंगे तो इसकी शेप निश्चित होगी कि नहीं होगी? प्लास्टिकवा को काटिए तो निश्चित शेप होगा, रबड़वा को काटिए तो निश्चित शेप होगा। बोलिए। तो इसी को बोलते हैं विदलन गुण। विदलन गुण का मतलब होता है कि चाकू से काटने पर निश्चित शेप निकले, निश्चित शेप निकले। तो इसमें विदलन गुण पाया जाता है और इसमें विदलन गुण नहीं पाया जाता है। इसमें विदलन गुण नहीं पाया जाता है। इसमें विदलन गुण नहीं पाया जाता है। समझ में आ गया बात? इसमें विदलन गुण नहीं पाया जाता है। अभी आप लोगों को बताए, एक चीज और समझ लीजिएगा, देखिएगा, इसमें जो द्रव्यनांक होता है वह निश्चित होता है। इसका द्रव्यनांक निश्चित होता है। अब सर इसका द्रव्यनांक निश्चित का मतलब बताइए। लोहा का टेम्परेचर जितना में पिघलेगा उससे अगर 100 डिग्री टेम्परेचर या 50 डिग्री सेंटीग्रेड कम तापमान रखेगा तो पिघले उगलेगा नहीं। समझे कि नहीं? लोहा, सोना, चांदी जितना टेम्परेचर उसको पिघलने के लिए चाहिए उतना ही टेम्परेचर पर वो पिघलेगा। इससे कम टेम्परेचर रखिएगा तो नहीं पिघलेगा। लेकिन रबर अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड दीजिएगा तो धीरे धीरे गलना शुरू हो जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो धीरे धीरे और गलना शुरू हो जाएगा। तो इसका द्रव्यनांक निश्चित है लेकिन इसका द्रव्यनांक निश्चित नहीं है ना? इसका कोई द्रव्यनांक निश्चित नहीं है। ये शुरुआत कर देगा पहले हु से, लेकिन ये कभी भी पहले से शुरू नहीं होगा। जितना डिग्री में पिघलना चाहिए होगा इसको पिघलने के लिए, वही इसका निश्चित पॉइंट होगा कि उतना ही पर पिघलेगा। अगर 100 डिग्री पर पिघलेगा तो 100 पर पिघलेगा। ये नहीं है कि 17 से अपना स्थिति बताना शुरू कर दिया कि हम पिघल रहे हैं, है कि नहीं? तो इसलिए इसका द्रव्यनांक क्या होता है? निश्चित। और इसका द्रव्यनांक क्या होता है? अनिश्चित। इसका द्रव्यनांक क्या होगा? अनिश्चित। अनिश्चित होता है। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? पढ़ाई अच्छा लग रहा है? 12 क्लास का। अभी आप लोग किस क्लास में पढ़ रहे हैं? 12 क्लास में। समझ में आ रहा है बात? देखिए अब इसमें एक बार देख लीजिए, जरा शांत है।
8वां अंतर समझ लीजिएगा। देखिए, यह एक निश्चित तापमान पर एक बार में पिघल जाता है, एक बार में पिघल जाता है। अभी तो उसी की चर्चा किए, यानी कहने का मतलब है कि इसको अगर द्रव में बदलना होगा तो एक निश्चित टेम्परेचर चाहिए, उससे पहले नहीं बदलेगा। तो वही बात लिखा हुआ कि एक बार में निश्चित तापमान पर एक के बार में सब पिघल जाएगा। आधा नहीं कि आधा इधर से निकलेगा पिघल करके तो आधा हम तैयार है, धीरे धीरे हम अब जाएंगे उसी में, नहीं, एक बार में सब पिघलेगा। लेकिन इसमें धीरे धीरे, कैसे? धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, ये अपना पिघलने का क्रिया जारी रखेगा। यह किसी भी तापमान पर पिघलना जारी कर सकता है। यह किसी भी तापमान पर, है ना, यह किसी भी तापमान पर पिघलना जारी रखता है, किसी भी तापमान पर पिघलना जारी रखता। क्लियर हो गए? ये 12 क्लास का आज इतना ही रहने दीजिए, समय बहुत ज्यादा हो गया है ना? कैसा लगा आप लोगों को? मजा आया? तो चलिए, इसके बाद हम लोग जो है क्रिस्टलीय ठोस का, क्योंकि इसमें आपको इस चैप्टर में क्रिस्टलीय ठोस के बारे में ज्यादा पढ़ना है। पूरी बढ़िया तरीके से आप लोग 12 क्लास का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आप लोगों को हमने कहा था कि हम बहुत शानदार तरीके से केमिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे, तो आप लोगों को पढ़ना चालू करा दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।